इंटीग्रेशन में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आज हम लोग सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लालजी प्रसाद बुक का पूरा पढ़ रहे हैं, लालजी प्रसाद बुक को फॉलो कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, और 4 नंबर चैप्टर तक हम लोग पढ़ लिए, पूरा चौथा चैप्टर तक पढ़ लिए। एक्सरसाइज 4B पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। तो एक्सरसाइज 4B खत्म करने के बाद आज हम लोग 5वें एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 5वें चैप्टर पे आ रहे हैं। तो 5वें चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके मदद से हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे निकालते हैं, किस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं इसमें, और उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, और उसके बाद एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 1-2 आपको करके दिखाएंगे, और उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सारा चीज़ अच्छा लगेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 1-2 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करके बता देंगे, और बाकी सारा क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किस पे होता है, किस तरह के फंक्शन पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन पे अप्लाई होता है। रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि रेशनल नंबर होता है जो फ्रैक्शन में होता है, बाई में करके होता है, 2/3, 5/7 इस तरीके से करके बाई में होता है, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। उसी तरीके से रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन भी आप समझते हैं, और तो उसका रेशनल जो रूप होता है fx बाई फाई एक्स, मतलब कोई सुपर फंक्शन जो है वो अलजेब्रा में है, नीचे भी अलजेब्रा में है, और ये मतलब पूरा क्या है रेशनल में, मतलब इसको पूरा का हम लोग कह सकते हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। अब आप हायर क्लास में चले गए हैं, आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब क्या होगा। ठीक है, आगे आपको समझाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के ये फंडा अप्लाई होता है, उसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। यहाँ जो fx और फाइव है, यहाँ fx और फाइव क्या होता है, पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल आप समझते हैं जो इस फॉर्म में रहता है a0 + a1x + a2x², ऐसे करके मतलब x का पावर बढ़ते जाता है या फिर घटते जाता है, और यहाँ उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। x² + 2 ऐसे करके, x² + 3 ऐसे करके, x³ + x² - 1 ऐसे करके, ये सारा क्या होता है पोलिनोमियल होता है। तो दो पोलिनोमियल रहता है, ऊपर में भी नीचे में भी एक रहता है, तो उसको रेशनल पोलिनोमियल हम लोग बोल सकते हैं। तो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। और रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन ये किस फॉर्म में होना चाहिए, fx/qx के fx/qx भी कह सकते हैं, φx भी कह सकते हैं, फंक्शन है किसी में भी आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये सारा चीज अप्लाई कैसे होता है, कितने टाइप का ये रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ये सारा चीज आप समझते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो जैसे कि आपको बताएं कि fx/φx के अगर रूप में फंक्शन दिया हुआ है तो उस पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि डिग्री ऑफ fx का जो डिग्री होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए φx के डिग्री से। लेकिन इससे पहले सवाल ये आता है कि डिग्री होता क्या है भाई। तो डिग्री होता है जैसे कि किसी भी पोलिनोमियल या फिर किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम घात होता है, उसी को उस फंक्शन का या फिर उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए हम यहाँ लिखे x² + x³ + 3x + 5। ठीक है, तो इस पूरे पोलिनोमियल का मैक्सिमम घात कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 है। यहाँ देख रहे हैं, तो 3 क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3 है। भले ही यहाँ फर्स्ट में x² लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ तो x² है तो 3 है। ठीक है, उसी तरीके से जो fx का डिग्री होना चाहिए, fx का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो qx से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। ठीक है, तभी उस पर पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे। और अगर इन द केस अगर इसका डिग्री ज्यादा हो जाता है और इसका कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप पढ़े होइएगा बचपन में, जैसे कि अगर हम कहीं लिखे 13/5, तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको पूर्णांक में तोड़ते थे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले का डिजिट बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ कैसे लिखते थे, 2.3/5 लिखते थे ना। तो ये अब कंप्लीट, ये 3/, कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसको 2 + 3/5 लिख सकते हैं। उसी तरीके से वही फंडा यहाँ अप्लाई करेंगे।
अगर ऊपर वाले का पावर डिग्री ज़्यादा है तो नीचे वाले से उसको डिवाइड करेंगे और इस फॉर्म में ऐसे इसको प्लस में करके बनाएंगे। और फिर ये फॉर्म जो आएगा इसमें क्या होगा, ऊपर वाले का डिग्री कम होगा और नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा होगा और फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमेशा आपको दिमाग में रखना है। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बना रहे हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा है कि नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा है। अगर नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा है तो हम लोग उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे और अगर ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा है तो उसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम लोग आते हैं कि जब नीचे वाले का डिग्री ज़्यादा है, मतलब 5x का डिग्री ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाले तक कम से कम तो लीनियर होगा ही। ठीक है, तो ऊपर वाले अगर कम से कम लीनियर नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा, तो नीचे वाला लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, मतलब उसका क्या होगा कि पावर ज़्यादा होगा, मतलब उसका डिग्री ज़्यादा होगा। तो ये जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर 4 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कौन सा हो सकता है, तो या तो वो लीनियर और नॉन रिपीटेड हो सकता है, या फिर लीनियर रिपीटेड हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक रिपीटेड हो सकता है। अब ये समझाता है कि ये क्या होता है। जैसे कि क्या होगा कि हो सकता है कि ए बाई ऊपर का आप लोग ध्यान नहीं देते, ऊपर में कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग नीचे वाला ही 5x के बारे में समझ रहे हैं कि नीचे में क्या क्या हो सकता है। तो नीचे में हो सकता है कि x प्लस बी हो, मतलब लीनियर हो, सिंपल हो, x प्लस बी हो मतलब 3x प्लस 2 हो, ऐसे करके मतलब कुछ भी x प्लस बी के फॉर्म में हो। या फिर ये हो सकता है कि x प्लस बी के फॉर्म में हो लेकिन रिपीटेड हो, इसके पावर में 2 3 4 5 मतलब 2-3 बार यही चीज मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, मतलब ये तो लीनियर है x प्लस बी के फॉर्म में लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके पावर में m दिए, m के जगह पे 1 2 3 4 5 मतलब रख लीजिएगा। ठीक है, समझाने के लिए नीचे। उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी हो, तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है क्वाड्रेटिक लेकिन नॉन रिपीटेड, ये रिपीट थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है, रिपीट भी कर सकता है कि हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी का पावर 1 2 3 कुछ भी हो जो बार बार मतलब रिपीट करता हो, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है लेकिन क्या रिपीटेड फॉर्म है। तो इस यही हो सकता है। अब आप कहें कि यहाँ एक्स क्यू प्लस मतलब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाला फॉर्म, तो वो नहीं है यहाँ पे, मतलब हम लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म का हो सकता है 5x, मतलब जो नीचे में जो हम लोग को डिनोमिनेटर दिख रहा है वो 4 फॉर्म में इस टाइप से हो सकता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये चारों फॉर्म को बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, चारों का इंटीग्रेशन निकालने का तरीका अलग अलग है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिग्री चेक करेंगे। ऊपर वाले का डिग्री हमेशा कम होना चाहिए नीचे वाले से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चारों में से किस फॉर्म पे बैठ रहा है और जिस फॉर्म पे बैठेगा उस फॉर्म पे बैठाएंगे और उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि इसके बाद अगर इसमें से किसी फॉर्म में है तो पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले टाइप को समझते हैं जहाँ x क्या है, जहाँ 5x क्या है, लीनियर है लेकिन नॉन रिपीटेड है, मतलब रिपीट नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल ये है, ये क्या है, ऊपर हम लोग को ध्यान नहीं देना है क्या है, नीचे में क्या है ये ध्यान देना है। ठीक है, नीचे में एक मिनट खोल रहा है, नीचे में देखिए x माइनस ए क्या है, लीनियर है, और x माइनस बी ये भी लीनियर है। अब ध्यान देना है ये रिपीट थोड़ी कर रहा है, x माइनस ए क्या फिर दोबारा x माइनस ए से मल्टीप्लाई है, नहीं है। क्या x माइनस ए के पावर में 2 3 4 है, नहीं है। क्या x माइनस बी के पावर में 2 3 4 है, नहीं है। मतलब ये रिपीटेड नहीं है लेकिन क्या है, लीनियर है। भले ही मल्टीप्लाई में लेकिन अलग अलग है ना, सेम चीज मल्टीप्लाई में थोड़े हैं, तो ये लीनियर है। ठीक है, हम लोग जो चीज पढ़े उसके हिसाब से ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, यानी केस 1 में आ रहा है, पहले टाइप में आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप को सिंपली सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इक्वल टू करके a बाई इतना फिर a बाई इतना, मतलब दो चीज मल्टीप्लाई में दोनों को अलग अलग ऐसे प्लस में लिखेंगे। और इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए हम लोग इसको प्लस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि सीधा इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर इसका इंटीग्रेशन कह दे आपको निकालने के लिए तो इसका इंटीग्रेशन आपसे नहीं निकलेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला जो चीज है वो मल्टीप्लाई में है, और अगर हम इसको प्लस में कर देते हैं तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा। एक इंटीग्रेशन इसका निकालेंगे और एक इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे।
इसी मेथड को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में हम लोग ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको पार्शियल करके छोटा छोटा करके हम लोग अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं और अलग अलग प्लस में इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि हम इसको तो a और यहाँ b लिख दिए, तो यहाँ a क्या है और b क्या है, अब इतना बराबर इतना कैसे लिख सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो यहाँ से a और b का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं वो आपको आप बताते हैं। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, तो यहाँ से a इंटू एक्स माइनस बी हो जाएगा और प्लस b इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ ये सेम सेम है, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से x प्लस b का जो वैल्यू आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सिंपली a और b का तो हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पे ऐसा वैल्यू पुट कर देंगे ताकि ये 0 हो जाए, तो b का वैल्यू निकल जाएगा, और उसके बाद फिर x की जगह पे ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि ये 0 हो जाए। तो एक आपको बताते हैं करके, जैसे कि अगर आप यहाँ पे पुट देखिए, अगर यहाँ पे x की जगह पे b पुट करिएगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो पुट x इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू b पुट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा, x की जगह पे b रख देंगे तो ये a b हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, और इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा x की जगह पे b रखेंगे तो b माइनस b 0, और 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी ये पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल ये पार्ट। अब x की जगह पे b रखना है तो b माइनस a हो जाएगा, अच्छा ये वाला a स्मॉल लेना होगा, तो ये b माइनस a हो जाएगा इंटू b, तो b इंटू b माइनस a, तो यहाँ से आसानी के साथ आप b का वैल्यू निकाल सकते हैं। b का वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ab प्लस b और बाई b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ b का वैल्यू निकल गया। अब क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली ये a और b के फॉर्म में तब नहीं है, a b के फॉर्म में b का वैल्यू आया, मान लीजिए a और b के जगह पे 2 4 5 कुछ रहता तो यहाँ वैल्यू हम लोग को निकल जाता, 2 4 5 जो भी है फ्रैक्शन में ही आता, जौन चीज में आता, लेकिन b का वैल्यू आ जाता। उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग x की जगह पे a पुट करेंगे तो x की जगह पे a पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये b का वैल्यू निकला उसी तरीके से a का वैल्यू निकल जाएगा, और उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसका हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, और इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस पूरे कंसेप्ट में आपको एक ही चीज समझ में आया होगा कि अगर एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि इस मल्टीप्लाई को कैसे हम लोग को फ्रैक्शन में तोड़ना है, प्लस में तोड़ना है, तो सारा कहानी आपको पहले से पता है, आप 12th क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है। एक यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि ये जो फॉर्म है इसको इस फॉर्म में कैसे लाया जाए, और उसके बाद ए बी का वैल्यू कैसे निकाला जाए। कुछ अब आगे क्वेश्चन आएगा ए बी प्लस ए बी सी भी आएगा, डी भी आएगा, जो भी आएगा उसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो वो इसी तरीके से निकाला जाता है। आगे आपको हम क्वेश्चंस भी करके बताएंगे, पहले आपको केस 2 3 4 बता देते हैं, उसके बाद 1 2 क्वेश्चंस भी करके आपको समझाएंगे, सारा चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे लीनियर तो है लेकिन रिपीटेड है, जो नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर है लेकिन रिपीट कर, जैसे पावर 3 है तो ये 3 बार मल्टीप्लाई है, मतलब 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको a बाई, बस एक बार इसको लिख देंगे 2x माइनस 1, फिर प्लस b बाई, इसको लिख देंगे फिर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c बाई 2x माइनस 1 का होल क्यूब। अच्छा एक मिनट और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कोऑर्डिनेटिक है, ऊपर में कोऑर्डिनेटिक है a स्क्वायर प्लस 3 है, यानी ऊपर में कोऑर्डिनेटिक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेटिक है तो कुछ अलग करना है कि क्या करना है। कोऑर्डिनेटिक आता है तो आपको पता है कि x प्लस बी लेते हैं, 12th क्लास में आप पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमको कोऑर्डिनेटिक नहीं लेना था, यहाँ एग्जाम्पल ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे में लीनियर है, x प्लस 3 ही रहने देते हैं, तो इसके लिए ये ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये पावर 3 है तो इसको पहले पावर 1 पावर 2 पावर 3 ऐसे करके सजाते हैं। अगर यहाँ पावर 4 रहता, अगर यहाँ पावर 4 रहता, ये 4 बार रिपीट करता, तो बस इसको एक बार और हम बढ़ाते, इसको लिखते d बाई 2x माइनस 1 का पावर 4,
ठीक है। ऐसे हम लोग एक करके बढ़ाते जाते हैं पावर को, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 ऐसे करते हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में एक और फैक्टर रहता 2x प्लस मान लीजिए 3, तो एक बार इसको और हम लोग लास्ट में लिख देते हैं प्लस ई बाई 2x प्लस 3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई ये केस। तो इसको अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? अगर a बाई x प्लस b का पावर m दिया हुआ है, यानी ये दूसरा फॉर्म है, केस नंबर 2 है, क्योंकि ये लीनियर है लेकिन रिपीटेबल है। तो इसको कैसे लिखेंगे? a1 बाई x प्लस b प्लस a2 बाई x प्लस b का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an बाई x प्लस b का होल पावर m या m होगा, ठीक है। m बाई x प्लस b का होल पावर m है, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए ऐसा, तो ऐसा ये जनरल फॉर्म में ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये केस नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा, ऐसे ऐसे पहले करते हैं। और ABCD का वैल्यू कैसे निकालना है ये आपको हम फाइंड आउट करना है, केस 1 में ही बताए थे, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं केस 3 और केस 4 की। तीसरा केस हम लोग ले रहे हैं जिसमें एक एग्जांपल है आपको x बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए ये तो लीनियर है x माइनस 1, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या है? x का पावर q है, क्वाड्रेटिक चला गया ना, x का पावर मतलब ये तो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक चला गया, x का पावर q है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक भी हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक लेते हैं, क्वाड्रेटिक ही रहने देते, 2 लेते हैं, 3 लेंगे तो थोड़ा फिर इसको सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ तो आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? इसको क्या कर लेंगे कि सबसे पहले तो ये इसको ले लेंगे a बाई एक्स माइनस 1 और प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है? क्वाड्रेटिक है तो इसको bx प्लस सी लेना होगा, bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ चूंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए ऊपर में लीनियर लेना होगा, यहाँ लीनियर है इसलिए ऊपर में क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ कितना इससे कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से मतलब नहीं होता, यहाँ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कुछ भी सब कुछ मतलब नहीं, यहाँ से मतलब होता है और यहाँ से मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ चूंकि नीचे में क्या हो जा रहा है? क्वाड्रेटिक हो जा रहा है, इसलिए ऊपर में लीनियर लेना होगा bx प्लस सी। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल एक और देना हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर बाई अगर दे दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो सिंपली इसको हम लोग लिख लेंगे ax प्लस b और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। बस एक ही लाइन में इतना ही लिखना है, एक्स प्लस बी वाला लिखना हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। केस नंबर 3 अगर इसको जनरलाइज लिखना हो, जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? तो अगर हम लोग को कहीं दिया है a बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x प्लस 7x प्लस बी और बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 पे। यहाँ पे सी भी हम लगा सकते हैं, bx प्लस सी नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये जनरल फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। चौथा केस अब हम समझते हैं। चलिए चौथा केस आपको बताते हैं, ये केस नंबर 4 हम इन जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। जनरल फॉर्म में अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है कितना मान लेते हैं? जनरल फॉर्म में मान लेते हैं कि अगर ऐसे दिया हुआ है a बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मान लीजिए इसका पावर m दिया हुआ है जनरल फॉर्म, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो सिंपली बात है, इसको क्या करेंगे? a1x और प्लस b1, अब बाई लिख लेंगे फिर इतना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। और प्लस लिखेंगे a2x प्लस b2 और बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट ये कहाँ तक जाएगा? am
एक्स प्लस बी एम और बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पावर एम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपको मतलब फर्स्ट सेकेंड केस में बताता है कि अगर पावर में कुछ भी हो रहता है, पावर में 2 3 जितना बार रिपीट करता है तो उसको क्या करना है, पावर को बढ़ाते जाते हैं, पावर 1 पावर 2 पावर 3। और ऊपर में क्या लिखना है, ऊपर में लिखने से पहले नीचे देखना है। अगर नीचे में क्वाड्रेटिक है तो ऊपर में लीनियर होगा, नीचे में क्वाड्रेटिक है ऊपर में लीनियर होगा, नीचे में क्वाड्रेटिक है ऊपर में लीनियर होगा। बस इतना ही करना, एक्सपेंड करना है। और अगर आपको एक्सपेंड करने आ गया तो उसके बाद ए और बी का वैल्यू निकालना है। यहाँ a1 b1 है, a2 b2 है, तो सबका वैल्यू निकालना है और पुट करना है और उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है कैसे इसको फाइंड आउट करना है और इंटीग्रेशन निकालना है, उसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद से बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट dx बाई एक्स क्यू प्लस 1। एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक और क्वेश्चन आपको कराएंगे इसके बाद, लेकिन ये क्वेश्चन में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही है, फिर भी अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि नीचे में जो दिया हुआ है, नीचे वाला को ही तो हम लोग देखते हैं, ऊपर वाले को तो ध्यान नहीं देते हैं। डिनोमिनेटर को ही देखते हैं कि ये लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। तो आप ये देख रहे हैं ना लीनियर है ना क्वाड्रेटिक है, इसका तो मैक्सिमम पावर 3 है। तो हम लोग पावर 3 वाला तो पढ़े ही नहीं है, हम लोग तो पढ़े हैं लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, रिपीटेड हो या नॉन रिपीटेड हो। तो ये तो उस टाइप का है ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके उस टाइप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि i बराबर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स क्यू प्लस 1 है। इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कितना, अच्छा इसको नहीं, इंटीग्रेशन को रोका ले जाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं वी हैव इसको 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई, अब एक्स क्यूब प्लस 1 है तो आप फार्मूला पढ़े हुए हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, तो एक्स क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि नहीं, आप 9th क्लास में अगर पढ़े होइएगा मन से तो जरूर आपको याद होगा, और नहीं याद है तो चूल्हे भर पानी में डूब के मरना चाहिए आपको। तो इस फार्मूला के आधार पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है 1 है, तो a की जगह पे x और b की जगह पे 1 इस फार्मूले में आप बैठाइएगा तो हो जाएगा ये x प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो प्लस 1 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, लीनियर क्वाड्रेटिक, तो मामला क्वाड्रेटिक पे आके अटकेगा। ठीक है, लीनियर है तो साथ में लीनियर चलेगा, इस टाइप का भी आपको बता ही देते। तो इसको हम लोग अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर इधर लिखते हैं, चलो ठीक है यहाँ से ऐसे लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तो नहीं चमक रहा होगा ना, यहाँ नहीं चमक रहा है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता थे ना a बाई बी बाई करके लिखते हैं, तो बस सिंपली वैसे ही लिख देना है, कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे a बाई इसको लिख देना है लीनियर वाले को x प्लस 1 हो गया। अगर ये रिपीटेड रहता, अगर यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहता
तो प्लस बी बाई थ्री लिखते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बस केवल यही है, सिंगल है बेचारा, तो सिंगल ही इसको लिखेंगे ना, इसको डबल अपने इसको करेंगे और प्लस। अब देखिए यहाँ नीचे में क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, अब नीचे में यहाँ पे बाई में नीचे में क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका पावर 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जूम हो गया, इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर में बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। लेकिन अगर ये नहीं रहता तो एक्स प्लस बी लिखते, ऊपर में लीनियर चाहिए क्योंकि नीचे में क्वाड्रेटिक है, हमेशा ऊपर वाले का घात कम होना चाहिए एक, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बी एक्स प्लस सी। ये बी एक्स प्लस सी दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद इस दोनों, इसका इंटीग्रेशन की जगह पे इस दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, वो आपको धीरे धीरे बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये तो इतना ही हो जाएगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस बी, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगा कि ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और यहाँ के बाद आगे अब हम लोग सोल्व करते हैं इसको। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये चीज कट जाएगा, इससे ये खत्म, दोनों सेम सेम है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस डी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस वन, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो पुट कर देते हैं, मतलब x की जगह पे -1 रख देंगे। तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू -1, देन क्या हो जाएगा, a इंटू, अब x की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और -1 रखेंगे तो x की जगह पे -1 और ये हो जाएगा +1, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 1 और +1 2 और +1 3 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आ गया 1/3। अब हम लोग क्या करना है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो हम लोग आई ग्राफ माने, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब इस इक्वेशन सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं कि x की जगह पे 0 पुट करते हैं। x की जगह पे 0 पुट करने से फायदा क्या होगा कि ये b वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और a का हम लोग को वैल्यू पता ही है, तो c निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट x बराबर 0 इन सेकेंड। जब x बराबर 0 इक्वेशन सेकेंड में हम लोग पुट करेंगे तो इसका देखिए कितना वैल्यू हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू a, तो a ही होगा, और a का वैल्यू कितना है, 1/3 है, तो 1/3 और प्लस ये b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा c इंटू 0 + 1 मतलब 1, मतलब a प्लस ये सीधा c हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। देखिए ना, जब इस यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये b खत्म हो जाएगा 0 और ये भी 0, तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू से कितना होता है, c होता है, और इधर कितना बच रहा था, ये भी खत्म हो जा रहा था, मतलब 1 बच रहा था, 1 से a में मल्टीप्लाई करिएगा तो a ही होगा, और a का वैल्यू 1/3, तो 1/3 + c इज इक्वल टू 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 और 1 - 1, देखिए 1 - 1/3 करिएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब हम लोग को a और c का वैल्यू निकल गया है, तो दोनों को हम लोग पुट करके आसानी से b का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब b का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, x के छोटा वैल्यू रख देते हैं। मान लीजिए x बराबर 1 पुट कर दे,
x बराबर 1 पुट कर देंगे तो छोटा इक्वेशन बन जाएगा, वहां पे हम लोग a का और c का वैल्यू रख देंगे तो b का निकल जाएगा। ठीक है, तो पुट x बराबर 1, क्योंकि x बराबर 0 पुट कर चुके हैं, -1 पुट कर चुके हैं, इसलिए x बराबर 1 पुट करते, छोटा वैल्यू पुट करेंगे। तो x बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो x बराबर 1 पुट करिएगा तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा a इंटू ये 1 का स्क्वायर 1 और -1 खत्म हो जाएगा तो ये 1 ही बचेगा, मतलब a बचेगा। a कितना होता है 1/3 है, और इसमें देखिए प्लस ये b हो जाएगा, और b के साथ प्लस में क्या है c है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 2/3 है, और इंटू में कितना है x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब क्या 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 और इज इक्वल टू 1। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2b, और ये हो जाएगा प्लस 4/3 इज इक्वल टू 1। तो ये 2b बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1/3 और -4/3। ठीक है, तो यहाँ से ये 2b बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको एलसीएम लीजिएगा 3, तो 3 - 1 और -4, तो ये 2b बराबर कितना हो जाएगा -1 और -4 कितना हो जाएगा -5 और +3 -2/3, और ये जब 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर, तो ये हो जाएगा ये 2 2 सीधा कट जाएगा ना, तो b बराबर कितना हो जाएगा -1/3। तो abc का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल लिए हैं। अब abc का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ देंगे और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आप क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं abc का वैल्यू पुट करना है, तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, इसको कर देते हैं 3। ठीक है, हो गया। हाँ, अब क्या करते हैं इक्वेशन 2 में abc का वैल्यू पुट करते हैं, तो जगह कम है इसको मिटाते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए x1/x³ + 1 बराबर कितना है, इतना है, और फिर इतना बराबर इतना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1/x³ + 1 इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, कह सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे hence 1/x³ + 1 इज इक्वल टू कितना, ये वाला चीज, यानी तो a की जगह पे कितना है, a का वैल्यू देखिए 1/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू x + 1 हो जाएगा कि नहीं, और प्लस, अब देखिए bx + c/a इतना है, तो b और c का वैल्यू रखेंगे, तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पे -1/3, तो इसको रखेंगे -1/3x प्लस c का वैल्यू 2/3 और बाई कितना है x² - x + 1। ठीक है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब इसका करना है, इतना बराबर इतना है तो इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका करें, दोनों बात बराबर है, तो इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वो आसान होगा, क्योंकि ये तो अलग अलग पार्ट में टूट रहे हैं। आपको करके दिखाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा 1/3 इंटू x + 1 और प्लस इसको ऊपर वाला को जब सिंप्लीफाई करिएगा, इसमें 1/3 कॉमन आ रहा है ना, तो सीधा हम लोग 1/3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -1/3 कॉमन ले लेते हैं, -1/3 कॉमन हो गया, तो ऊपर में कितना बचेगा x - 2/, नीचे में x² - x + 1। सिंपल सा बात है, ऊपर से हम लोग क्या किए हैं, ऊपर में देखिए इसमें -1/3 है और इसमें भी -1/3 है, तो कॉमन ले लिए, तो इसमें x बचा और इसमें -2 बच जाएगा। ठीक है, तो एक ऊपर में बच गया x - 2 और बाई नीचे में जितना उतना लिख दिए और -1/3 कॉमन ले लिए। अब एक चीज और हम लोग देख रहे हैं क्या, कि दोनों में 1/3 है, तो 1/3 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x + 1 और ये हो जाएगा माइनस तो बच रहा है ना इसमें का, ये हो जाएगा x - 2/x² - x और +1। ठीक है,
अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए या फिर इसका निकालिए, दोनों का मान बराबर है। तो लिखेंगे नाउ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो नाउ आई बराबर कितना हम लोग को निकालना था, 1/x³ + 1 का इंटीग्रेशन निकालना था, इसी का ना निकालना था। लेकिन अभी हम लोग 1/x³ + 1 का वैल्यू इतना निकाले हैं, तो कह सकते हैं इक्वेशन 4 से कि इंटीग्रेशन 1/3 1/x + 1 और माइनस x - 2/x² - x + 1 dx, ठीक है। ये चीज भी इसी के बराबर हो जाएगा। और ये कहां से है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4। बस यही कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज यहीं तक है। बस पार्शियल फ्रैक्शन यहां से यहां तक ला देता है, ठीक है। यहां तक लाने से क्या फायदा होता है कि डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला वगैरह होता ही नहीं है, लेकिन अब इसका आसानी से निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़िए और उसको सिंप्लीफाई करिए, सॉल्व करिए। इसका तो ये तो सीधा लिनियर है, ये सीधा हो जाएगा log x + 1, और इसका आपको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आगे हम लोग इसको अब सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, जो फॉर्मूला लगेगा लगा करके, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन यहीं तक यूज आता है। ये अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूटेगा। उससे पहले 1/3 क्या है, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो 1/3। अब ये 1/3 दोनों इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 1 और dx, और माइनस इससे भी 1/3 बाहर आएगा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x - 2/x² - x + 1 dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x + 1, क्योंकि लीनियर है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ऊपर में लाना पड़ेगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में हो जाएगा तो इसका भी इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद हो जाए, तो इसको तो सोल्व कर लेंगे, फिर इसको ढोक के लिए चलना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका नाम I1 दे देते हैं और इसका नाम I2 दे देते हैं, I1 - I2, ठीक है। I1 - I2, I बराबर क्या हो गया, I1 - I2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब यहाँ से पहले I1 को सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर I2 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 5 में वैल्यू को बैठा देंगे तो I का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नाउ I1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 log x + 1। मॉड लगा देंगे, क्योंकि log में जो यहाँ का वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है। तो ये I1 का वैल्यू हो गया। अब हम लोग I2 को सोल्व करेंगे, मतलब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब I2 को सोल्व करते हैं। तो I2 कितना है, 1/3 इंटीग्रेशन x - 2/x² - x + 1 dx। तो नाउ हम लोग लिखेंगे I2 = 1/3 इंटीग्रेशन x - 2/x² - x और +1 और इंटू dx, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना है, ये जो नीचे में जो दिया हुआ है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काम करते हैं। पहले देखते हैं कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x² का 2x और -x का 1 और ये तो 1 का 0। मतलब अगर ऊपर में 2x - 1 आ जाए, अगर ऊपर में 2x - 1 आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log mod नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर में यहाँ x - 2 दिख रहा है, लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, हम लोग को चाहिए 2x - 1। तो ऐसा कुछ करते हैं कि ये 2x - 1 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ से 1/2 को कॉमन निकालते हैं। अगर इसमें से 1/2 को आप कॉमन निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये -1 भी हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1/3 तो है ही, और इसमें से क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो 1/2 जब कॉमन निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2x और -1। अब बाई में नीचे कितना हो जाएगा, x² - x + 1 और dx। अब आप बताइए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है कि नहीं। नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है तो बस हो गया। यही तो हम लोग को करना था, यही तो हम लोग को लाना था। ठीक है, लेकिन एक बात और यहाँ मामला फंस रहा है। क्या मामला फंस रहा है कि आप 1/2 से इसमें जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2x हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। अरे आप देखिए 1/2 से जब मल्टीप्लाई करिएगा 2x - 1 में तो ये कितना होगा, x होगा, 2 से 2 कटेगा और ये -1/2 हो जाएगा। जबकि यहाँ कितना है, -1/2 ना है, सॉरी यहाँ x -2 ना है। तो यहाँ कुछ हम लोग को इसमें जोड़ना होगा, इस 1/2 में कितना जोड़ दे कि ये -2 हो जाए। तो घटाना पड़ेगा x -2, और इसमें माइनस कितना घटा दें कि यहाँ पे कितना हो जाए, -2 हो जाए। ठीक है, तो -2 को लाना है, x -2 लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ x रख देते हैं, प्लस x रख देते हैं, बराबर कर देते हैं -2। तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा, x नहीं, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग को सोचना है कि यहाँ पे ऐसा क्या मतलब इसमें जोड़ दे या घटा दे कि ये -2 आ जाए। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए, जब 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आएगा, -1/2 आएगा, और इसमें हम इसको कैलकुलेशन करके -2 लाना है। तो उसमें क्या करेंगे, -3/2 को जब जोड़ देंगे या फिर -3/2 घटा देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो -2 आ जाएगा। देखिए जब इसको जोड़िएगा तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और -3, -4/2, और 2 से 4 कटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी x -2 आ जाएगा। ठीक है, तो x -2 ही तो था, तो हम लोग को यहाँ एक काम और करना होगा। क्या करना होगा, -3/2 करना होगा, और अब ये होगा dx। अब बात यहाँ एक और पेज फंस जा रहा है कि अब तो फिर ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा ना, फिर से दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूटेगा। काहे कि इतना बाई इतना, फिर इतना बाई इतना, तो इसको हम लोग फिर से दो अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 1/6, और ये 1/6 दोनों इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x - 1/x² - x + 1 dx, और फिर 1/6 से मल्टीप्लाई होगा, और ये -3/2 है, तो -3/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले कांस्टेंट के को 1/6 बैठा हुआ है, तो 1/6 और अच्छा हाँ माइनस है तो ये माइनस निकल गया, और इंटू 3/2। ठीक है, और उसके बाद होगा इंटीग्रेशन किसका, इसका 1। अब तो ऊपर में 1 बच गया, 3/2 तो कॉमन हम लोग निकाल लिए ना, तो 1 बच गया, 1/x² - x और +1 और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इधर मिटाते हैं। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1/6। अब याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं तो अगर नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर में मौजूद है और उसके अलावा ऊपर में कुछ भी नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग नीचे वाला हो जाता है। क्या याद रखना है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन में अगर बाई में नीचे में जो मौजूद है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है और उसके डिफरेंशिएशन के अलावा ऊपर में कुछ भी नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन लॉग नीचे वाला हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है और इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, और हम लोग मॉड लगा देते हैं क्योंकि ये प्लस में होता है x² - x + 1। ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, और माइनस ये तो कट जाएगा ना, 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कितना होगा, अच्छा एक मिनट, एक और बात है यहाँ पे, ये 1/2 है, ये 1/2 तो केवल इसके साथ का मल्टीप्लाई था,
ये पूरे इंटीग्रेशन के साथ थोड़े हैं, एक मिनट, केवल इसके साथ था, तो यहाँ तो 3 ही होगा ना, 1/6 थोड़े होगा, तो 3 से 3 खत्म, यहाँ कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इसका 1/x² माइनस x प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको हम लोग तोड़ ताड़ के क्या करेंगे, इसको किसी फॉर्मूला में बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी मतलब इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो a² माइनस b² बनाने की कोशिश करेंगे, इस टाइप से करेंगे कि किसी न किसी फॉर्मूला पे ये क्या हो, बैठ जाए। ठीक है, तो क्या ये किसी फॉर्मूला में बैठ रहा है, देखिए अगर हम लोग लिखें x और यहाँ पे a² प्लस 2ab ऐसा रहता है कुछ करके, तो 1/2, अच्छा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अगर इसको हम करें तो कितना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा कि x² तो यहाँ होगा, लेकिन जो 2ab होता है तो 2 और a के जगह पे कितना है x है, और b के जगह पे कितना है 1/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी x बच जाएगा 2ab में, तो क्या हो जाएगा ये x है यहाँ, और माइनस में इसलिए लिखे हैं माइनस, तो यहाँ x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद प्लस जो b² होता है, मामला यहाँ फंस रहा है, प्लस b² मतलब यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, जबकि यहाँ क्या है 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/4, तो यहाँ कवर कर लिया ना, तो इसको लिखते हैं अगर x² माइनस x प्लस 1/4, तो ये किसका होता, ये इसका वैल्यू होता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इतना होता, लेकिन यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे 1/4 में क्या जोड़ेंगे कि ये 1 के बराबर हो जाए, तो इसमें 3/4 आप जोड़ दीजिएगा, तो इस चीज को x² माइनस x प्लस 1 को आप लिखते x² माइनस x प्लस 1/4 और प्लस 3/4, इतना तो लिख सकते हैं ना, इसको 1 की जगह पे क्या लिखे 1/4 प्लस 3/4, तो इतना लिख दीजिएगा, तो जब इतना की जगह पे हम लोग इतना लिख दिए x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो बच रहा है कितना 3/4, और 3/4 हम लोग क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, तो बस वही चीज यहाँ लिख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा क्वेश्चन, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये कायदे से चीज हुआ, अब ये क्या हो गया 1/x² प्लस a², और आपको पता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और वो कितना होता है tan इनवर्स x/a होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बिना किसी शक संदेह के। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं, तो चलिए हम लोग I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो I2 का वैल्यू कितना हुआ, I2 इक्वल टू तो इधर है 1/6 log x² माइनस x प्लस 1 का मॉड, और ये कितना है माइनस 1/2। अब इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो ये क्या है x² है और ये a² है, तो 1/a, तो a के जगह पे कितना है √3/2 है, तो 1/a करना है ना, तो a नीचे √3/2 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी हम लोग इसको लिखेंगे 2/√3। ठीक है, 2/√3 लिखेंगे ना, तो उसके बाद कितना 1/a हो गया, अब tan इनवर्स x/a फॉर्मूला होता है, तो x जगह पे कितना है x माइनस 1/2 है ना, तो x माइनस 1/2 और बाई a की जगह पे कितना है √3/2 है, √3/2 इतना होगा। चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होकर के कितना होगा, तो पहले तो इसको लिखना होगा 1/6 log x² माइनस x प्लस 1 और माइनस ये 2 से 2 हो जाएगा खत्म, और ये हो जाएगा 1/√3 और tan इनवर्स, जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 2x माइनस 1/2 होगा,
और नीचे में भी तो बाई 2 है, तो 2 2 खत्म, कहानी खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसका वैल्यू है, ये तो I2 का ना वैल्यू है, ये I2 का वैल्यू है। हम लोग को I2 का वैल्यू थोड़े मतलब निकालना था, पता करना था। क्वेश्चन में I2 का वैल्यू थोड़े पूछा है, I का वैल्यू पूछा है, और I का वैल्यू कितना है, नाउ I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 है। याद करिए समीकरण नंबर 5 इक्वेशन 5, I बराबर I1 माइनस I2। अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होइएगा तो देखिएगा। अब I1 का वैल्यू कितना था, 1/3 log x प्लस 1 था। ठीक है, I1 का वैल्यू था, और प्लस उसके बाद सॉरी माइनस, इसमें माइनस करके इसको लिखना है, इस वैल्यू को लिखना है, तब जाके क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। इधर हम लोग जाके लिख देते हैं। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा 1/3 log x प्लस 1 का मॉड, और इसके बाद माइनस I2 है ना, माइनस I2 है, मतलब ये जो I2 है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/6 log इतना, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस चीज को हम लिख देते हैं यहाँ 1/√3 और tan इनवर्स 2x माइनस 1/3। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और बाकी सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाएगा। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, इतना ही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। हम सोचे थे एक और क्वेश्चन बता दें, पर अब नहीं बता पाएंगे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बताने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप खुद से बनाइएगा, अगर फंसेगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, पर्सनली भेजिएगा, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे, मदद जरूर करेंगे। लेकिन अब आप हमसे मत बनवाइए इस टाइप का क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, दिमाग का दही हो जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि नया टॉपिक पढ़ाए, आप खुद से क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।